अभी तक हमने अपने चैनल पर जो है क्लास थर्ड से फिफ्थ तक की जो एनसीईआरटी थी उसको कवर किया है, जिसमें मैंने कवर किया था ईवीएस सब्जेक्ट को। ठीक है, ये ईवीएस सब्जेक्ट को मैंने कवर किया था और इस ईवीएस सब्जेक्ट को कवर करने के बाद मैंने सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी थे जिसमें ईवीएस का पोर्शन था, उनको सॉल्व करवाया। और मैंने भी और आप सब ने भी ये देखा होगा और ये पाया है कि ईवीएस से या एनसीईआरटी से जो है प्रश्न सीधे सीधे जो है इन पेपरों में, इन परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ सामने जो है सीटेट जो जुलाई का जो पेपर है, जो जुलाई में होने वाला है, इसमें पेपर 2 के लिए, ठीक है, क्या है, पेपर 2 के लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है। और सिर्फ पेपर 2 के लिए ही नहीं, यानी कि खाली सीटेट के लिए नहीं, जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से जो प्रश्न बनते हैं या ज्योग्राफी से प्रश्न बनते हैं, पॉलिटी से बनते हैं, इकोनॉमिक्स से बनते हैं, उसमें जो है एनसीईआरटी को पढ़ना सबसे पहले ही बेस्ट रहता है। क्योंकि हम अगर इधर उधर की बुक से उठाकर पहले पढ़ेंगे तो होता क्या है, उसमें जो जो चीज़ें दी होती हैं वो एक अच्छे लेवल की दी हुई होती हैं और हमको बेस क्लियर होता नहीं है, इस वजह से वो भी हमको समझ में नहीं आता है। और हम क्या करते हैं, हम लोग क्लास सिक्स या थर्ड या फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि इन एनसीईआरटी में या क्लास सिक्स की बुक्स में ऐसा क्या दिया होगा, तो सीधा सीधा हम उठा के मार्केट से ऐसी बुक खरीद लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत वही रहती है कि हमारा बेस जो है क्लियर नहीं होता है, जिस वजह से हम उस बुक के अंदर का जो कंटेंट है उसको समझ सकें। हालांकि लूसेंट वगैरह लोग ले लेते हैं, लेकिन जो बेसिक है अगर आपको मजबूत करना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही मस्ट हो जाता है। तो मैं अपने चैनल पर जो है एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर ही चुका हूँ, जैसा कि मैंने बताया थर्ड से फिफ्थ तक की कंप्लीट कर दी है। अब मैं जो हूँ क्लास सिक्स की से एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये चलेगी ट्वेल्थ तक, जिसमें मैं हिस्ट्री, ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाऊँगा, जियो भी कंप्लीट करवाऊँगा और पॉलिटी भी कंप्लीट करवाऊँगा। साथ ही साथ मैं साइंस भी लेके चलूँगा, ठीक है, मैं साइंस को भी कंप्लीट करवाऊँगा। क्योंकि हमें हमें क्या है, हमें सारे सब्जेक्ट्स के जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करना होगा, तब जाकर अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है शायद बाद में हमको बाकी की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुझसे पहले भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने अपने अपने चैनल्स पर जो है एनसीईआरटी को कवर करवाया है, तो मैं अपने चैनल्स पर कवर करवा कर एक रिस्क भी उठा रहा हूँ क्योंकि शायद ही व्यू ना आए क्योंकि उन चैनल्स पर चले जाएं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और एनसीईआरटी की समझ आप रखते हैं, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अगर आपको पता है, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो क्यों देखें। क्योंकि मैं अपने चैनल पर एनसीईआरटी है कुछ इस तरह से स्टार्ट करूँगा जैसे अभी तक किसी भी चैनल पर नहीं करवाई गई हुई है। क्योंकि कई चैनल पर आपने देखा होगा या तो फिर वो समरी ही बताते हैं, ठीक है, या तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ समरी बताते हैं, या फिर वो भी इस तरह से बुक रीडिंग करवा रहे हैं और हमको जो है डेटा को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पर क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह से बुक रीडिंग भी मिलेगी और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी बताता रहूँगा और साथ ही में मैं इसी का मतलब जो भी चैप्टर आगे आएगा उसी का मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा विद वीडियो की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और आप बाद में उन नोट्स को कैसे रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो दोनों चीज़ें साथ ही में चलती रहेंगी, यानी कि एक चैप्टर जो है वो 2 बार कंप्लीट होगा, एक हमारी बुक से कंप्लीट होगा, ताकि बुक से हमको ओवरव्यू मिल जाए कि बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे दी गई हैं। और साथ ही साथ जब मैं आपको इसी चैप्टर का जो है एक नोट्स के ज़रिए जो है मैं आपको वीडियो को कंप्लीट करूँगा, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में, इस पूरे 5 6 7 या पेजेस के चैप्टर में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ हमको नोट्स कैसे बनाने हैं एनसीईआरटी की बुक से, ये भी हमको पता चलता रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो है एनसीईआरटी 6 का जो है पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हालांकि ये ह्यूमन सभ्यता की जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इन सब के बारे में स्टार्टिंग है कि मानव का कैसे था, कैसे वो मानव आए, वो किस तरह से सभ्य हुए, किस तरह से जो सभ्यताएं हुई वो बनी, नगर कैसे बने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रम वाइज स्टार्ट होंगी और चलेंगी। इसी में हम जो है पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो शुरुआत होती है राशिदा के एक सवाल से। ये एक चित्र दे रखा है राशिदा का जो कि सवाल करती है। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी।
अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जाना जा सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? बेसिकली इसमें राशिदा का एक सवाल है जिसमें वो पूछती है, जिसमें उसको डाउट रहता है कि कुछ सालों पहले क्या हुआ था, इसका हम ब्यौरा कैसे जान सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, यही सवाल था राशिदा का भी। और ठीक है, फिर अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, जैसे क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। और पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से वो गीत गाते थे। तो इतिहास के जरिए हम ये सारी चीज़ें जो है पता कर सकते हैं। फिर आता है लोग कहाँ रहते थे, क्योंकि अगर इतने सारे लोग रहते थे, इतनी सारी एक्टिविटी करते थे, तो ये करने के लिए भी वो कहीं ना कहीं रहते होंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं रहते होंगे। तो मानचित्र एक जो है आपको बाद में दिखाऊंगा। मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फूलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो इस लाइन से हमको ये पता चलता है कि शुरुआती जो मानव था वह नर्मदा नदी के तट पर रहा हुआ होगा। ठीक है, नर्मदा नदी पर के आसपास ही के एरिया में शुरुआती जो इंसान था वो वहाँ पर रहा। हालांकि भले ही वहाँ पर कोई बड़ी सभ्यता ना रही हो, सिंधु घाटी सभ्यता जैसी, हड़प्पा जैसी सभ्यता जैसी, लेकिन शुरुआती इंसान जो था वो नर्मदा नदी के पास में रहा था। तो नर्मदा नदी कहाँ पर है? नर्मदा नदी मिलती है हमको मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर जो है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पहला पॉइंट मिला है इसमें किस बारे में कि इंसान शुरुआत में कहाँ पर रहा करते थे। तो शुरुआत में इंसान जो है नर्मदा नदी के पास में रहा करते थे, क्योंकि हम सबका हो सकता है ये मानना हो कि सिंधु नदी के पास में रहते हैं, क्योंकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, कोई नर्मदा नदी घाटी सभ्यता नहीं पढ़ी है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के पास में जो शुरुआती इंसान रहा होगा। अब तुम उत्तर पश्चिमी की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों की उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं जो कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रही अफगानिस्तान में जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, जिसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कई लाख वर्ष मतलब कई हजार वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया गया था। तो गेहूं और जौ को कहाँ पर उगाना शुरू किया था? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। और ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान आज के अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, और फिर इसमें एक और बात बताई गई है जो पूर्व में गारो पहाड़ियों के बारे में और विंध्य की पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। गारो जो है ये इस साइड भारत का पूर्वी हिस्सा जहाँ पर असम पड़ता है। ठीक है, असम में ही जो है गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहीं पर मासिन राम और यहीं पर चेरापूंजी भी इसी जगह के आसपास में बनता है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर भी है इंसान रहा हुआ। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैलों को पालना आरंभ किया था। ठीक है, फिर बताया कि विंध्य में, ठीक है, सबसे पहले विंध्य की पहाड़ियों में, ये देखिए यहाँ पर देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहीं से ये नर्मदा नदी जा रही है और ये जाके गिरती किसमें? अरब सागर में। तो विंध्य में क्या था? विंध्य में सबसे पहले चावल की खेती हुई। ठीक है, किसकी खेती हुई? विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले जो है चावल की खेती को किया गया। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि चावल की खेती कहाँ पर हुई, तो विंध्य इलाके में हुई। अगर ये पूछा जाए कि
जो ये गेहूं और जौ थे ये कहाँ पर पाए गए, तो ये सबसे पहले जो हुए थे वो सुलेमान की और किरथर की पहाड़ियों के पास में, यानी कि अफगानिस्तान के आसपास में ये चीज़ें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको पॉइंट इसमें मिल रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि शुरुआती मानव जो था वो आखेटक था, यानी शिकारी था, और शिकारी से जो है वो इंसान संग्राहक बनेगा, जिसमें वो जो है अपने अनाज का, अपने सारी खाने पीने वाली चीज़ों को संग्रह करेगा। फिर धीरे धीरे वो जो है सभ्य होता जाएगा, और फिर जो है नगर बनेंगे, उसके बाद सभ्यताएं बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेंगी। यहाँ पर देखिए कई सारी नदियों और उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पंजाब क्षेत्र में, ये देखिए, ये पंजाब क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 नदियों का समूह है, जिसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि 5 नदियाँ जो ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो आती हैं, सीरियल वाइज क्रम जो है, उसकी ट्रिक क्या है, तो उसकी ट्रिक है JCRVS। जैसे क्या हो गया, जैसे झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, वी से व्यास और एस से सतलज। ठीक है, JCRVS अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये नदियों का जो समूह है वो भी आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर पर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है और फिर सतलुज है। ठीक है, और ऊपर से जो ये नदी जा रही है, ये जा रही है सिंधु नदी। इसी के पास में सिंधु घाटी सभ्यता आगे जाके विकसित हुई थी। लेकिन शुरुआती मानव कहाँ पर रहा, तो शुरुआती मानव रहा था नर्मदा नदी के पास में। ठीक है, और सुलेमान और कीर्तन में गेहूं और जौ जैसी फसलें पाई गई थीं। और विंध्य में क्या हुआ था, विंध्य में सबसे पहले चावल के जो है स्रोत मिलते हैं। फिर इधर ये पश्चिमी घाट है, महानदी है, ये सारी नदियाँ इसमें दे रखी हैं। आप जो है जब इसको पढ़िएगा तो इस मैप में नदियों को भी आप आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इन नदियों के बारे में बता देता हूँ। भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो जाके गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन 2 नदियाँ जो हैं जो उल्टी बहती हैं, जो कहा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और वो अरब सागर में गिरती हैं, तो ये नर्मदा नदी जाकर गिरती है, और साथ में जो है ताप्ती नदी भी अरब सागर में आकर के गिरती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। जैसे सिंधु की सहायक नदियां मैंने आपको बताई थी, ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, JCRVS क्या बताई थी, JCRVS यानी जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, वी से व्यास और एस से सतलुज। ठीक है, तो इसमें बता रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो कि एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो नगर कब बने, इन नदियों के किनारे नगर, आरंभिक नगर कब बने थे, तो 4700 वर्ष पूर्व बने थे। और इन इलाकों का जो नगरीकरण विकास जो हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर आता है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता है। तो पहले क्या था, आपको पता ही है कि कुछ हमारे यहाँ क्या थे, मगध था, और भी इस तरह के कई सारे प्रांत हुआ करते थे। तो उसमें मगध जो है इस वक्त का जो है बिहार हो गया, बिहार राज्य है इस वक्त का मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, जिसमें आपको पता ही है मगध का एक राजा, आपको कहीं पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये भी कहाँ के राजा थे, मगध के राजा बने हुए थे। उन्होंने पूरे भारत पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, पूरे भारत को इन्होंने जीत लिया था। इसके बाद बिंदुसार आए थे, फिर अशोक आए थे, और भी कई राजा आए थे। इनसे पहले जो थे घनानंद थे। तो मगध राज्य जो था वो पहले जो था काफ़ी विशाल और समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, तो इसमें वही बता रहा है कि मगध एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको पता होगा कंधार वगैरह जो थे वो भी ऐसे ही राज्य थे। अब हम जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मानचित्र एक में दक्षिण एशिया आधुनिक, देखो दक्षिण इसमें, चलिए ठीक है, इस पर थोड़ी देर में आते हैं क्योंकि इसका जब तक जिक्र नहीं आएगा तब तक हम नहीं बताएंगे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में
लोगों को एक दूसरे से विचार को जानने का अवसर मिला, ठीक है। तो इतनी सारी जब यात्राएं होती थी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग इधर से इधर जाएंगे, कुछ लोग यात्रा इधर से इधर करेंगे, तो इनका जो कल्चर था, इनकी जो यहाँ की जो जीवन शैली थी, इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, इनकी जो जीवन शैली थी इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं, हम लोग इस चीज़ को आज के जो टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे जो इडली डोसा सांभर जो है दक्षिण भारत का खाना है, लेकिन इसका जो है आजकल हम लोग प्रयोग देखते हैं कि हमारे पूर्वी भारत में भी मिलता है, उत्तरी भारत में भी मिलता है, दक्षिणी भारत में तो है ही, साथ में पश्चिमी भारत में हर जगह मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का आदान प्रदान कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ लोग इधर से आए, कुछ लोग उधर से गए, तो कुछ लोग इधर से आए, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों का जो है आदान प्रदान हुआ, हमारे व्यापारिक संबंध भी धीरे धीरे स्थापित हुए। और इसमें बात कही थी उपमहाद्वीप के बारे में, तो जरा हम इस दक्षिणी उपमहाद्वीप को भी हम लोग जान लेते हैं। तो हमारे में जो दक्षिण एशियाई का जो भाग है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, आपने अगर सुना भी होगा तो ये साउथ एशिया रीजन जो आपने अगर पढ़ा है तो उसके बारे में बताते हैं। इसमें जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये देश जो हैं ये आते हैं किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में। ये भले ही अलग अलग देश हों, लेकिन इन देशों के बारे में अगर कहा जाता है सम्मिलित रूप से तो कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। फिर आती है बात यहाँ से कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो यात्राएं करने के बहुत से रीज़न होते हैं। कुछ लोगों के जो सगे संबंधी हैं वो कहीं पर रहते हैं, इस वजह से यात्रा करते हैं। कुछ लोगों की बिजनेस डील्स होती है तो इस वजह से यात्रा करते हैं। कुछ लोग घूमने अपनी किसी एक जगह पर, मन पसंदीदा जगह पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, वहाँ की जो रौनक है, वहाँ की जो दृश्य हैं उनको कैद करना चाहते हैं, तो इसलिए भी यात्रा करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से सभी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि बहुत से लोग क्या हुए, जैसा कि आपको पता ही है, बहुत से हमारे भारत में मतलब अलग अलग देशों से हमारे भारत में आए, हमारे भारत से भी जो है कई अलग अलग देशों में गए। तो इस वजह से जो हमारी परंपराएं हैं ये आपस में घुली मिली और आपस में जो है इनका कम्युनिकेशन एक स्थापित हुआ। फिर आता है कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। फिर बात आती है देशों के नाम के बारे में। अपने देश के नाम के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो कि आपको पता होगा। इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। तो जो ईरान से लोग आए उन्होंने क्या कहा? हिंदोस। ईरान से जो लोग आए उन्होंने कहा हिंदोस, और जो ग्रीक यानी कि कहाँ से, यूनान से आए थे, उन्होंने इसको इंडस कहा। और इस वजह से हमारा जो देश का जो है नाम पड़ा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम पड़ा वो पड़ा था ईरान, जो ईरानी आए थे उनकी वजह से। और इंडिया नाम पड़ा क्योंकि हमारे देश में कौन लोग आए थे? ग्रीक लोग यानी कि यूनानी लोग आए थे, जिसका एक राजा सिकंदर भी था, ठीक है। आपको पता होगा सिकंदर जो है आया था। तो सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर यूनान का वासी था और 2500 वर्ष पूर्व लगभग आए थे। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर आप बात आती है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जैसे आपको पता ही है कि हमको जो है हम बताया जाता है कि हम सब भरत की संतान हैं। भारत में बताया जाता है कि भारत का नाम जो है राजा भरत के नाम से पड़ा है, जो कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे, ठीक है।
तो आपको पता होगा कि हमको हमारे देश का नाम भारत जो है इस वजह से पड़ा है। और इसका जिक्र जो है हमारे ऋग्वेद में भी पड़ता है, जिसको ऋग्वेद काल को जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की ही। तो इसमें जो है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ भी है। तो चलिए अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो पहला ही प्रश्न बनता है पांडुलिपि के बारे में कि पांडुलिपि क्या है। तो पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं, क्योंकि आपको पता है कागज तो अभी कुछ 100 वर्ष पूर्व ही आया है, लेकिन इससे पहले कि जो मनुष्य थे वो किस तरह से लिखा करते थे। तो ये हमारे सामने एक पांडुलिपि का एक चित्र भी है, जो कि चीड़ के या फिर जो बर्च का पेड़ होता है उससे लिखा जाता था। इसके बारे में आगे भी डिटेल दी गई है, उसको मैं आपको बताऊंगा, जिसको भुर्ज पेड़ भी कहा जाता है। ठीक है, भुर्ज पेड़ की जो छाल थी उस पर लिखा जाता था, तो इसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड यानी कि शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है, तो हमारी जो पांडुलिपियाँ यानी कि इसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ये जो कश्मीर एरिया में जो एक भुर्ज पेड़ पाया जाता है उसकी छाल पर लिखा करते थे। और तब जाके हमारा जो कुछ इतिहास है हमको इससे भी जानने को मिलता है कि उस वक्त में जो इंसान था वो कैसा था, किस तरह के वेशभूषा थी, किस तरह का उसका जीवन था, किस तरह की उसकी संस्कृति और परंपराएं हुआ करती थी। तो ये सब की जो जानकारी है वो हमको मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर पांडुलिपियों से मिलती है। जरा हम इसको भी जान लेते हैं। पांडुलिपियों को हम लोग ताड़पत्र भी कहते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न यह भी है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। तो ठीक है, हमको पांडुलिपि लिखने के लिए किसका प्रयोग होता था, तो भुर्ज नामक पेड़ का होता था, जिसको हम लोग भुर्ज पत्र भी कहते थे, क्योंकि पत्र का मतलब आपको पता है पेड़ होता है। ठीक है, या पत्ता भी होता है। ठीक है, तो भुर्जपत्र और या फिर ताड़ के जो पेड़ था उसकी छाल पर लिखा जाता था। और ये हमारे सामने एक पांडुलिपि या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट का जो है एक चित्र है। कुछ इसी तरह से हमारी पांडुलिपियाँ हुआ करती थी। फिर आती है अगली लाइन, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। आपको पता ही है कि हमारे जो देश भारत है इस पर कई प्रकार के आक्रमण हुए। आपने नालंदा विध्वंस के बारे में पढ़ा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था तो पूरी 1 साल तक उसकी जो लाइब्रेरी थी उससे धुआं निकलता रहा। तो कितनी सारी पांडुलिपियाँ, कितना सारा हमारा इतिहास जो था वो इन सब आक्रमणकारियों द्वारा जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। उसके बावजूद भी हमारे भारत में इतना सारा डेटा जो है अभी भी बचा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये सब ना आए होते, ये सब ना हुआ होता, तो शायद हमारे पास और भी बेहतर जो पांडुलिपियाँ होती जिनसे हमको काफ़ी मदद मिल सकती थी। तो खैर वो बात अलग है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, इसमें बताया गया कि यहाँ इसमें एक पॉइंट भी है जिसमें बताया गया है कि जो प्राकृत भाषा थी इसका प्रयोग जो थे वो कौन लोग करते थे, आम लोग करते थे। और संस्कृत भाषा का प्रयोग जो था वो अक्सर ऊंचे लोग किया करते थे। ऊंचे लोग का मतलब जो विद्वान हुआ करते थे वो लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, फिर बात आती है अभिलेख। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख का मतलब क्या होता है कि ऐसा लेख जो कि किसी पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किया जाता है, या फिर उसमें मतलब कि उसमें छेद कर करके जो है उस पर कुछ लिखा जाता है। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे सामने अभिलेख का। ये देखो, इसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे शिलालेख के बारे में। इसी तरह के जो लेख जो थे, शिलालेख भी कई सारे हमको मिले हुए हैं, तो हम लोग अभिलेख और शिलालेख के बारे में भी आगे जानेंगे। ठीक है, उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देशों
अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ठीक है, ऐसे इसके कई सारे लाभ हुआ करते थे, क्योंकि अगर कठोर सतह पर लेख लिखवा दिया गया तो जैसे अगर कागज़ पर लेख लिखवा कर चिपका देते तो, या पांडुलिपि या भूर्जपत्र पर चिपका देते तो वो जलने सड़ने और काफ़ी जल्दी ख़राब होने का उसका डर रहता था। लेकिन अगर आप किसी पत्थर पर हम लिखवाए हैं तो ये देखिए हमारे सामने 3000 साल 4000 साल पुराने जो है अभिलेख हमको अभी भी जानने को मिलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता था, राजा जो है अपने विजय के बारे में भी लिख देता था। अगर राजा का कोई आदेश है अपनी जनता के लिए तो वो उसको भी अभिलेखों पर लिखवा दिया करता था, ताकि उस नगर में रहने वाले जो भी लोग हैं उसको उन तक जो जब भी वो इसको देखें तो उनको पता चल जाए कि उनके राजा ने उनको क्या आदेश दिया है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ों को का जो था हमको इसका लाभ भी मिलता था अभिलेखों का। फिर बात आती है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। तो ये वही अशोक मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, ये उनका अभिलेख है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नाम की 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो अशोक के बारे में हम लोग जो है अध्याय 8 में यानी कि चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, तो इसमें हमको पता चलेगा कि अशोक ने जो है अशोक के कई सारे अभिलेखों में जो है यूनानी भाषा, अरमाइक भाषा और साथ साथ संस्कृत और प्राकृत भाषा का भी हमको जो है जिक्र मिलता है। जिक्र क्या मिलता है, इन भाषाओं में भी जो है लेख लिखे गए हैं। और ये लेख क्यों लिखे गए हैं, हो सकता है उस जगह पर उस समय के लोग उस भाषा को ज़्यादा जानते थे, तो इस वजह से भी है अशोक ने या उस समय के राजाओं ने इन भाषाओं का प्रयोग किया होगा। क्योंकि वहाँ पर अगर हम उत्तर भारत में आएंगे तो उत्तर भारत में ज़्यादा क्या है, हिंदी बोली जाती है। अगर यहाँ पर कोई राजा के तमिल में अभिलेख लिखवा देगा, ठीक है, अपना आदेश गुदवा देगा, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें दक्षिण भारत में जाना है और तमिल में अब किसी भाषा को अपना अभिलेख अगर लिखना है तो वहाँ के लोग समझ जाएंगे। तो ये सारे कारण रहे होंगे कि ये सारे अभिलेख जो हैं इतनी भाषाओं में मिलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। कि जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो कि अतीत में हुई चीज़ों का जो घटनाएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका अध्ययन करता है, तो वो क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट का। तो ये कुछ हमारे सामने बर्तन हैं, चीज़ें हैं, सिक्के भी हैं जो हमको मिले हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाएं प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, देखिए ये घड़ा जो है मिला है, ये इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, ये सारा पात्र जो है 4700 वर्ष पूर्व पुराना है। ये एक पुराना चांदी का सिक्का, ये देखिए चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से किस तरह भिन्न है। आज के जो हमारे सिक्के हैं वो गोल होते हैं, लेकिन पिछले ज़माने में जो या पुराने ज़माने में जो सिक्के थे, किस तरह से देख सकते हैं आप, चौकोर या रेक्टेंगल टाइप के हुआ करते थे। फिर बात आती है, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? हो सकता है कि उनको शायद मिले हों। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से बताते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि इस स्रोत के जरिए हमको ये जानकारी मिली है, तो वो स्रोत वर्ड का जो है प्रयोग करते हैं कि उनको कहाँ से, किस के कारण से कोई जानकारी जो है उनको प्राप्त हुई है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन
करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे स्रोतों के जरिए जो है इतिहासकार बनते हैं। फिर क्या है, पुरातत्वविद हमने जाना, ठीक है, हमने जाना अभिलेखों के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। फिर हम बात आते हैं अतीत, एक या अनेक। क्या तुमने एक पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो अतीत वर्ड कैसा वर्ड है? अतीत वर्ड जो है अपने आप में प्लूरल वर्ड है, ठीक है, बहुवचन है, क्योंकि अतीत किसी एक इंसान का नहीं हो सकता है। अतीत जो थे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो पुराना जो जीवन था उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुराने जीवन में हम हर प्रकार के इंसान की जो है जीवन शैली और उसका जीवन जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से क्या जो है अतीत वर्ड क्या जो बन जाता है, हमारा प्लूरल वर्ड बन जाता है। और यही इस बात को इसमें बताया गया है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय के देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, क्योंकि अतीत में भी इस तरह से लोग रहे होंगे, कुछ गरीब रहे होंगे, कुछ अमीर रहे होंगे, कुछ मध्यम वर्ग के रहे होंगे। तो ये जो चीज़ है ये एक पुराने वक्त से चली आ रही है, ठीक है। इसी तरह की उस समय भी हुआ करते होंगे लोग। फिर बात आती है इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि जो राजा वगैरह हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो अपने चीज़ों का जो लेखा जोखा करवा दिया, लेकिन जो एक मध्यम वर्ग का लोग थे, जो उस टाइम के व्यापारी थे, मछुआरे थे, तो इनका जीवन कैसा था, ये क्या चीज़ें सोचते थे, ये क्या चीज़ें महसूस करते थे, इनके बारे में हमको लेख आजकल नहीं मिलते हैं। बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं, बस उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हम जान सकते हैं साक्ष्यों के आधार पर, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हमको खुदाई में और बाकी मतलब चीज़ों का क्रियाकलापों में हमको मिली हैं। तो तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसा कि 2000 या किसी इस तरह का कोई भी वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा ईसा पूर्व, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश में बीसी पढ़ते हैं, ठीक है, और या फिर एडी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमारे पास आज के समय जो है साल क्या चल रहा है, 2020 साल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बात जो है कई सौ वर्षों पुरानी की जा रही है। तो उसका मतलब क्या है कि क्या उससे पहले कैलेंडर नहीं था, लेकिन बात क्या है, एक स्टैंडर्ड कैलेंडर जो है ब्रिटिश कैलेंडर को माना गया है, जो कि दर्शाता है ईसा मसीह के जन्म को, कि 2000 को इसमें बताया गया है। जो ईसवी जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, ठीक है, जिसको हम एडी कहते हैं, ठीक है। एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी और बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। इसको भी हम बताएंगे आपको अपने जो नोट्स वाली वीडियो में है, उसमें भी हम आपको उससे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। तो इतिहास और तिथियां,
अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू यानी कि ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में लिखा होता है, एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, ठीक है, नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई देखने को मिलता है, यानी कि एडी की जगह हमको क्या मिलता है, एडी की जगह हमको मिलता है सी यानी कि कॉमन एरा, ठीक है, और बीसी की जगह हमको क्या मिलता है, बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। हम इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे। बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब हम इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जबकि तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। इसका बीपी का प्रयोग क्या है, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, इसका भी प्रयोग आपको कभी कभी मिल जाएगा। तो जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर बात कई जगह पर की गई थी 4700 वर्ष पूर्व की गई थी। तो 4700 वर्ष पूर्व के लिए अगर ये बताएं कि ईसा पूर्व में कितना होगा, क्योंकि इस बुक के हिसाब से इस बुक में जो टाइम माना गया है वो 2000 को मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक टाइम है जो कि 0 है, ठीक है। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद से क्या स्टार्ट हो जाता है, ईसवी या फिर एडी, ठीक है। कुछ लोग इसको आफ्टर डेथ पढ़ते हैं लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, एनो डोमिनी, ठीक है, आफ्टर डेथ नहीं होता है। और इसके बाद से क्या होगा, 1 साल आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा और फिर धीरे धीरे 2000 आ गया, ठीक है, 2000 आ गया। और इससे पहले के साल को क्या कहेंगे, माइनस का 0, माइनस का 1, माइनस का 2, तो वो साल किस में चले जाएंगे, वो साल चले जाएंगे ईसा पूर्व में, क्योंकि उसकी बात कर रही है बीसी की, ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, वो साल चला जाएगा ईसा पूर्व में। तो अगर हम बात करते हैं 4700 साल वर्ष पूर्व की, तो इसको अगर ईसवी में या ईसा पूर्व में कैसे बोलेंगे, तो इससे हम सीधे सीधे 2000 जो है क्या देखें बताता हूँ, 4700 साल, ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व की अगर बात करें, इससे हम 2000 को अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 007 और 2 2700। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2700 ईसा पूर्व या फिर 2700 बीसी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4700 साल पीछे की, जिसमें बताया था कि सिंधु के आरंभिक नगर जो थे, सिंधु के आसपास, सिंधु नदी के आसपास के आरंभिक नगर बसना शुरू हुए थे, तो कब बसना शुरू हुए थे, तो उसको बारे में कहेंगे या तो फिर 2700 ईसा पूर्व बसना शुरू हुए थे या फिर 4700 साल पूर्व बसना शुरू हुए थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती ईसा पूर्व और साल के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। अन्यत्र चीज़ें भी हैं कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो यहाँ पर बात कर रहा है 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो अगर हम 5000 वर्ष पूर्व को 5000 को है आज के अगर साल से माइनस करेंगे, यानी कि 2020 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 8 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, तो क्या हो जाएगा 2, तो लगभग 2980 क्या हो जाएगा 2980 ईसा पूर्व की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। 5000 साल का मतलब क्या हो जाएगा कि 2980 ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ पुरानी लिपि है जिससे जो है उनकी भाषाओं को पहचानते थे। जैसे यहाँ पर इस स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पी हो गया, इस तरह की चीज़ का मतलब क्या होगा, टी हो गया, ये क्या चीज़ का ओ बना दिया, इसको एल बना दिया, इसको एम बना दिया। इस तरह से जो है ये जो पुरानी लिपियों को पढ़ते हैं ये उनका ही काम होता है। तो वो इस तरह से जो है चीज़ें समझते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। ये कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों
की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िए के चित्र बने हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि देखो एल अक्षर के लिए जो शेर था और चिड़िए के पैर कहाँ पर बने हैं, दिखाता हूँ। देखो ये रहा चिड़िया। ए जो है यहाँ पर चिड़िया, ए के लिए क्या दर्शाया गया है, चिड़िया दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो शेर के लिए एल दर्शाया गया है, यहाँ पर भी शेर के लिए एल दर्शाया गया है। तो इस तरह से जो है चित्र जो उन लेखकों ने जो है उन विद्वानों ने पढ़े हैं और उनको बताया है। शेर तथा ए के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो अभिलेखों को किस तरह से पढ़ सके, उन्होंने उन चित्रों को जो था कुछ संकेत दे दिया, उसके बाद से वो उन संकेतों को पढ़ते रहे और समझते रहे। तो अब जो है यहाँ पर चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन इस चैप्टर की जो वर्क बुक है उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में देखो बताया गया। इसमें उपयोगी शब्द क्या है, यात्रा। तो यात्रा के बारे में आपको पता ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इस चीज़ को हम लोग यात्रा कर रहे हैं। पांडुलिपि के बारे में भी मैंने आपको बताया। पांडुलिपि क्या होती है, हाथों से लिखी गई लिपि जो कि ताड़ के पत्रों या फिर कश्मीर से प्राप्त होने वाला जो भुर्ज पेड़ होता है उस पर लिखी जाती है, इसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, तो अभिलेख भी मैंने आपको बताया है कि ये जो है किसी पत्थर पर या शिला पर जो है उस पर क्या कहते हैं, उसमें खोद करके अंकित किए जाते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों क्या कहते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। पुरातत्व किसे कहते हैं, कि जो पुराने समय की जो जानकारी है उसको अगर उसका अध्ययन करता है तो उसको पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो कि इन चीज़ों को का जो सीरियल वाइज क्रम जो है जो बनाता है एक दूसरे से, जो है स्रोतों का जो आपको बताया था, ये सारी चीज़ें इतिहासकार का काम होता है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना भी आपको मैंने इसमें दिखाया था कि जो शेर का जो चित्र था उसको उन्होंने एल मान लिया था और चित्र जो चिड़िया का जो चित्र था उसको उन्होंने ए मान लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने अभी इसमें। अब जो हमारे सामने ये जो है एक मैचिंग वाला कॉलम है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर बात आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो जैसे आपको बताया कि कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। गंगा घाटी के नगर मगध जो था वो एक बड़ा राज्य था जो गंगा नदी के किनारे पर था। मैंने आपको बताया था मगध के बारे में, जिसको आज के में जो है बिहार राज्य में आता है। वर्तमान में का जो लगभग समय था वो 2000 वर्ष पूर्व बताया था। तो पांडुलिपि और अभिलेखों के में प्रमुख अंतर के बारे में भी आपको पता ही होगा कि पांडुलिपि वो लिपियाँ होती हैं जो कि भुर्ज पत्रों पर लिखी जाती हैं, और अभिलेख क्या होते हैं, वो किसी पत्थर पर या शिला पर या किसी धातु पर गुदे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके बाद में जो है हम इसी चैप्टर का जो नोट्स के ज़रिए जो है हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। वहाँ पर इस पार्ट का जो है रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ हम उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी नोट डाउन कर लेंगे जो कि इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है, और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि हमको नोट्स जो हैं वो किस तरह से बनाने हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है आप बेल आइकन को भी बजा दें ताकि आप मेरी वीडियोस को है वो आप पाते रहें टाइमली से। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।